नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों में हथियार की होम डिलीवरी गोरख धंधे के फलने फूलने की आशंका है। आशंका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीटीवी की टीम को पता चला है एक नंबर जिसके जरिए पिस्टल माउजर की डिलीवरी की डील की जा रही है। एनडीटीवी की टीम ने जब एक नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हेलो लिखा तो सामने से जवाब आया बोलो, और कुछ ही देर में इस नंबर से व्हाट्सएप वॉइस कॉल भी आया जिसमें राहुल कुमार का नाम डिस्प्ले हो रहा था। कॉलर से जैसे ही एनडीटीवी रिपोर्टर ने पूछा कि सामान मिल जाएगा, तुरंत उसने जवाब दिया मिल जाएगा। पहले आपको हम वो बातचीत सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने बातचीत की है। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो। रायपुर में कुछ मिल पाएगा? हाँ रायपुर में हो जाएगा। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या मिल जाएगा? कौन सा लेना है आपको? 9 वाला चाहिए, 12 चाहिए, 7 चाहिए? 7 का क्या रेट है? 7 का 11,500 है और अपना 12 बोली वाला 15,000 रुपए का है और 9 का आपका 14,000 रुपए का। अच्छा, माउजर वगैरह भी कुछ है क्या? हाँ माउजर मिलेगा। तो माउजर का क्या रेट लगेगा? माउजर अपना 13,000 रुपए का लगेगा। 2 में दिन आएगा, 30 गोली मिलेगा। अच्छा, पेमेंट किस मोड पे लेंगे? पेमेंट मेरा तभी होगा जब सामान आ जाएगा, उसमें से आपको बुकिंग चार्ज जमा करना होगा। बुकिंग चार्ज कितना? बुकिंग चार्ज 1500 जमा है, बाकी कैश ऑन डिलीवरी होगा। अच्छा, और कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा? डिलीवरी कहाँ से बात कर रहे हो? रायपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, रायपुर में कल मिल जाएगा भाई 11-12 बजे। अच्छा, कल एक ही दिन में डिलीवर हो जाता है? हाँ मैं आपको तरफ से मैं सामान निकालेगा ना। मैं हाँ। बात तो यूपी से कर रहा हूँ, जहाँ से नहीं निकलेगा इधर से निकालेगा। अच्छा, एमपी से आप भेजते हैं ना? जी। अच्छा, मतलब है ठीक ठाक, मतलब ये सब ओरिजिनल ही है ना, मैन मेड ही है, मतलब एमपी में ही बनता है कि बाहर का है कहीं का? नहीं हम ही खुद ही बनाता है इसको भाई साहब। अच्छा, आप खुद बनाते हैं? जी। तो मतलब इसमें कोई रिस्क तो नहीं है आपको, कहीं डिलीवर करने में आएंगे मुझे कोई रिस्क हो? दिक्कत नहीं होगा भाई, मेरा एक दिन का काम नहीं है जो भाई दिक्कत होगा। काफी दिन से कर रहा हूँ इसको मैं। अच्छा, तो और भी रायपुर में किसी और को भी सप्लाई किए क्या? रायपुर में मेरा कल भी गया था माल। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, मुझे आप अपना गूगल पे और फ़ोन पे दे दीजिए। फोन गूगल पे ऐसा करो। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। गूगल पे ओपन करो, मैं गूगल का नंबर बताता हूँ ना। आप मुझे मैसेज कर दीजिए नो नंबर उसमें। रुको 1 मिनट, लाइन पे रहो ना। देखो डाल दिया है। आपने एड्रेस, अच्छा इसी नंबर पे ना? हाँ इस इसी पे पे लोकेशन डालना होगा अपना। अच्छा, इसी में लोकेशन भी डालना होगा ना? ठीक है, जी डन, जी। मैं करता हूँ। ओके। तो देखिए, ये पूरी बातचीत आपने सुनी। एनडीटीवी के हमारे जो संवाददाता है जुल्फिकार अली ने इससे बातचीत की है। कथित आर्म सप्लायर फिलहाल बताया जा रहा है, हालांकि पूरे जांच का विषय होगा कि वाकई में क्या ये कोई ठग है या फिर ये आर्म सप्लायर है। और दोनों ही केस में अगर देखा जाए तो ये जांच का विषय है। अगर ये सप्लायर है तो वाकई में देखने वाली बात होगी, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि अगर इनका कोई नेटवर्क है तो इस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि अगर ये इतने आसान तरीके से लोगों से डील कर रहे हैं, उन तक अगर हथियार पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अपराध का ग्राफ भी बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए भी चिंता का विषय और साथ ही साथ पुलिस के लिए भी ये कई बड़े चैलेंजेस लेकर आएगा। तो ये बातचीत हम आपको सुनवा रहे थे। एक बार आपको फिर से बता दें कि हमारे संवाददाता है जुल्फिकार, जिन्होंने बातचीत की। आपने सुना किस तरीके से दोनों की बातचीत भी हमने आपको सुनवाई कि हमारे संवाददाता की तरफ से एक हेलो मैसेज बस किया जाता है और तुरंत ही उस पर देखिए जवाब भी आता है और बाकायदा सारी चीजें भी बताई जाती है कि किस तरीके का हथियार मिलेगा और कौन से नंबर पर पेमेंट करना होगा, कैसे डिलीवरी होगी। साथ ही इस बात का भी जिक्र उस कथित सप्लायर ने किया कि ये जो पूरा
पिस्टल या फिर किसी भी तरीके के हथियार की अगर बात की जाए तो वो खुद ही इसे बनाते हैं। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए, अगर ठगों की बात की जाए तो हमने हमेशा देखा है कि जब ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं तो अक्सर जो ठग होते हैं वो पब्लिक से बहुत ईजिली डील करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सप्लायर हथियारों को लेकर इतना आसान तरीके से डील कर रहा है तो ये वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है और इसमें जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच भी होनी चाहिए और चिंता का विषय इसलिए भी है ऋतु, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 महीने में गोलीकांड की घटनाएं हुई हैं। राजधानी रायपुर में हुई है, हालांकि उसके आरोपी को पकड़ने का दावा पुलिस कर ली, लेकिन उनके पास भी पिस्टल थी। इसके अलावा भिलाई में एक वहां का लोकल गुंडा कहा जाता है, उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायरिंग कर दी और 2 लोग घायल भी हुए, जख्मी हुए बुरी तरह, और वो एडमिट हुए। वो घटना भी हुई। इसके अलावा अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है कि किसी के पास आर्म्स मिला, कोई बंदूक किसी के ऊपर तान दिया जो लाइसेंसी नहीं थी। तो ये बिल्कुल एक चिंता का विषय कि आखिर अगर उनके पास ये बंदूकें कहाँ से रही हैं, और अगर ये जिनकी बात जुल्फी जो हमारे साथी हैं जिन्होंने किससे की थी, क्या वो वाकई अगर आर्म सप्लायर है माफ करेगा, तो भी बड़ी बड़ी चिंता की विषय, और नहीं भी है तो भी एक छत्तीसगढ़ के लिहाज से चिंता का विषय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर कोई आर्म्स खरीदना चाह रहा है, अगर ये फ्रॉड, मान लीजिए ये ऑनलाइन फ्रॉडर है और उस नाम से पैसा मंगा के जैसे ऑनलाइन ठगी होती है वैसा ठगी कर लेता है, लेकिन अगर कोई इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो पिस्टल खरीदे, इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो आर्म्स खरीदे, तो भी एक पुलिस के लिए और समाज के लिए चिंता का विषय है कि आखिर लोग गैर कानूनी तरीके से हथियार अपने पास क्यों रखना चाह रहे हैं, और क्या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इतने बढ़ गए हैं जो खुलेआम हथियार रखकर घूमना चाहते हैं और कोई घटना को अंजाम देना चाहते हैं। तो हर स्थिति में ये चिंता का विषय है, चाहे वो आम सप्लायर हो या ना हो। अगर है तो बड़ी चिंता के विषय, और नहीं भी है तो इस बात की भी चिंता है कि आखिर छत्तीसगढ़ के लोग अवैध हथियार क्यों खरीदना चाह रहे हैं और ऑनलाइन ठगी का शिकार कैसे हो रहे हैं। जी ऋतु। और नीलेश, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो हथियारों की अगर बात की जाए, जो हमने तस्वीरें देखी, तो ये यही के हथियार लग रहे हैं या फिर कोई विदेश के हथियार भी लग रहे हैं? इसे आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, जो तस्वीरें उसमें डाली गई हैं, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती हैं कि कौन सा लेना है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसका दावा जरूर इन लोग ये कह रहे हैं कि हम खुद बनाते हैं, लेकिन उसमें से कई हथियार ऐसे हैं जिसको इतनी आसानी से घर में बना पाना जैसा कि है बड़ा संभव नहीं लगता। अगर वो इंडियन नहीं भी हैं तो उसको बकायदा ऐसी जगह पर जो कि हथियार बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं, जो लाइसेंसी तरीके से जो इस पे काम करती है, काफी गोपनीय तरीके से काम होता है, वो एकदम उस तरह के हथियार भी नजर आ रहे हैं कुछ। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो जिसको देसी कह सकते हैं या जो होममेड तरीके से, कई बार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में या बिहार के कुछ इलाकों में एक तरह से गांव या किसी घर में इस तरह के हथियार बनाए जाते हैं, वैसे हथियारों का फोटो भी उन लोग शेयर करते हैं। तो उनके पास जब बात होती है तो दोनों तरह के प्रोडक्ट सामने आते हैं। एक ऐसी जो देखने में बिल्कुल ऑटोमेटिक या फिर विदेशी हथियार लगते हैं वैसे हथियार, और एक देसी हथियार। तो ये कह पाना कि या तो अगर उस आम सप्लायर है तो हर हथियार खुद ही बनाते हैं, ये मुश्किल है। कुछ दूसरे तरीके से भी खरीद के वो सप्लाई करते हैं, और कुछ खुद बनाते हैं। ऋतु, चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ LN राव जी जुड़ गए, जो कि रिटायर्ड DSP है। सर से भी हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे सवाल मेरा यही होगा, चूंकि देखिए आपने काम भी किया है, आपने इस तरह के क्या कोई केसेस देखे हैं, और इस केस की अगर बात की जाए तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या ये वाकई में सप्लायर ही हो सकते हैं या फिर ये ठग हो सकते हैं? और दोनों ही केस में अगर देखा जाए तो पुलिस को किस तरीके से जाँच इसमें करनी चाहिए? सर आपकी आवाज मिल रही है मुझे, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये था, इस तरीके के केसेस आपने भी देखे होंगे, डील किए होंगे। समझ गया, आपका सवाल समझ गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये बात जो आपकी कन्वर्सेशन में आई है, ये अगर सही है तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि अपराध जगत में वेपन का होना बहुत जरूरी है, और जो वेपन से ही मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटोर्शन, थ्रेट सब कुछ होता है वेपन के द्वारा। और इलीगल जितने भी काम है वेपन के मदद से ज्यादा अपराधी अपने जल्दी से कर पाते हैं।
और अगर ये दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, दूसरे वजह ये भी हो सकती है, कोई लोग जो साइबर ठगी करते हैं वो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे एक आपके रिपोर्टर से कहा कि कुछ पैसा आप एडवांस इसमें भेज दीजिए, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये एक जांच का विषय है, पुलिस को चाहिए कि इसकी थ्योरी, क्योंकि नंबर तो आ ही गया है, इस नंबर से को सर्विलेंस किया जाए। पुलिस सर्विलेंस अगर करेगी तो इनके पूरे नेटवर्क का पता लगेगा, ये कौन आदमी है, इसके साथ में कितने आदमी जुड़े हुए हैं और कितने लोगों के सप्लाई कर चुके हैं, और इसको कुछ दिन तक इसकी नंबर की सर्विलेंस की जाए, कितना पैसा इनके पास आ चुका है, क्योंकि अकाउंट नंबर भी आ जाएगा, उस अकाउंट में अभी पीछे कितना पैसा जा चुका है और कितना पैसा अभी ये ठगी कर चुके हैं। ठगी ही मैं कहूंगा, क्योंकि अगर ये वेपन सप्लाई करते हैं वो भी एक प्रकार से ठगी और इलीगल काम ये भी है कि इलीगल वेपन बेचना एक आर्म्स एक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इसको करने के लिए ये अपनी इन्होंने हाँ की है कि हम ये पैसा लेकर ये विभिन्न प्रकार के वेपन देते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, हम सप्लाई कर देंगे, एक ही दिन में सप्लाई कर देंगे। ये सारी चीजें आपकी जो कन्वर्सेशन में आई है बहुत ही एक चिंताजनक विषय है कि इस प्रकार से कोई ओपनली खुलेआम ऐसी बातें कर रहे हैं और पुलिस को इसकी भनक नहीं है। ये तो मैं बहुत आपके रिपोर्टर को और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, इस प्रकार के काम को उजागर किया, इससे इस प्रकार के इलीगल जो गोरख धंधे को आपके चैनल ने उजागर किया है। और ऐसा करते रहना चाहिए ताकि ये लगे कि कौन अपराधी कैसे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये काम पुलिस का है, जो सस्पेक्टेड नंबर हैं उनको पुलिस सर्विलेंस करे और उसके बारे में उनकी बातें सुनकर ये अंदाजा लगा कि किस प्रकार से कैसा क्राइम हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने प्रकार का वॉल्यूम है, कितने वेपन ये सप्लाई कर चुके हैं, किस प्रकार के वेपन है, कहां से आते हैं, कौन कौन लेते हैं, सब चीजें आगे आते कहां से हैं, यानी ओरिजिनल पता लगे और किन को सप्लाई हो रहा है, ताकि जो सप्लाई ले रहे हैं वो इलीगल वेपन को कोई घर में रखने के लिए तो लेगा नहीं, कोई इनको अपराध करेगा, या तो मर्डर करेगा, या कोई एक्सटोर्शन करेगा, थ्रेट करेगा, या कोई इलीगल काम उसने करना ही करना है। तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन का एक चुनौती है, और वो अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे तो बहुत बड़े गैंग का पता लगेगा, और इस प्रकार से क्राइम को रोकने में, और क्राइम को अगर हो गया है तो उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। और मैं कहता हूं कि ये निप द इविल इन द बड, जिसे कहते हैं कि अपराध होने से पहले ही अगर रोक लिया जाए तो इस प्रकार के लोगों को अगर पकड़ लिया जाएगा तो ये ऐसे अपराध होने में काफी अंकुश लगेगा, और ये जो आगे सप्लाई करने वाली जो सप्लाई चेन है उसको रोकने में मदद मिलेगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उनके बारे में पता लगेगा कौन कौन आदमी ऐसा आदमी ये ऐसे इलीगल वेपन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो अभी जो बता रहे हैं कहीं से एमपी से बन के आए। उसके अलावा उन आदमियों को पकड़ेंगे कि एमपी वाले बनाने वाले को पकड़ लेंगे तो वो फिर बताएंगे कितने और आदमी इसके अलावा उसको ऐसा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सप्लाई करने वाला कोई एक ही अकेला आदमी नहीं है, इसके साथ और भी बहुत से जुड़े हुए होंगे, इसको मालूम होगा। तो इन सबकी लोगों की जो अगर पकड़े जाएंगे तो इनकी डिटेल इंटरोगेशन, डिटेल क्वेश्चनिंग करने के बाद इस नेटवर्क में किसी एक तक भी अगर पहुंचा जाए तो उसके बाद इस नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। दोबारा आपके पास लौटूंगे। मोनाली गुहा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई साइबर एक्सपर्ट के तौर पर। मोनाली, ज्यादातर हम देखते हैं कि जो डार्क वेब के जरिए ही ऑनलाइन ठगी के मामले सामने निकल कर आते हैं। अगर ये ठगी ही है तो आखिर डार्क वेब के जरिए जो ठगी होती है इससे हम कैसे बचें, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर दो एंगल बिल्कुल बनते हैं। संभव है, एक चांस बिल्कुल ये भी है कि किसी तरह की ठगी हो, लेकिन जो ज्यादातर संभावनाएं नजर आ रही हैं, इस तरह से ठग जनरली इस तरह से काम नहीं करते हैं कि कोई ठग को कनेक्ट करे और फिर वो ठगी करें। अगर ये ठग हैं तो निश्चित तौर पर किसी न किसी अन्य बहानों से करते हैं, और जिस तरीके से रिपोर्ट में बताया गया है कि एक मैसेज किया गया और फिर तुरंत रिप्लाई आता है कि क्या चाहिए उनको, इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं, तो ये क्लियर है कि एक ऑलरेडी वर्किंग एक ग्रुप है जो कि बहुत नेगेटिवली वर्क कर रहा है। दूसरी बात ये है कि डार्क वेब, डार्क नेट, ये कुछ ऐसा इलीगल इंटरनेट स्पेस है, काइंड ऑफ वी कैन से कि इलीगल, वहां पर बहुत सारे वेपन, ड्रग डीलिंग और दुनिया भर के तमाम जितनी भी नकारात्मक एक्टिविटीज है वहां पर होती हैं। तो पहला मेरा लोगों से यही एक आग्रह है कि जब भी इस तरह की खबरें लोग सुनते हैं तो डार्क वेब को सर्च करना शुरू करते हैं, इस तरह के इलीगल वेपन के मार्केट्स को सर्च करना शुरू करते हैं, कीवर्ड्स को सर्च करना शुरू करते हैं, तो कृपया सभी इससे दूर रहें। दूसरी बात यह है कि इससे बचा कैसे जाए, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि लोग भी इस बात को समझे कि इस तरह के कीवर्ड्स आप भी सर्च ना करें। यदि कोई इस तरह की लालच आपको देता है या कोई एक इजी मनी कमाने का कोई रास्ता आपको बताता है, यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अक्सर ये पाया गया है कि जो बेरोजगार होते हैं उनको कम समय में ज्यादा पैसे देने लालच में भोले भाले लोगों को भी इस तरह के नेटवर्क में घसीटा जाता है और उनसे इस तरह के काम करवाए जाते हैं, स्पेशली प्रोडक्ट डिलीवरी, और उनको पता भी नहीं होता है कि
किस तरह के प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि इस तरह के किसी भी मैसेजेस पर आप बिलीव ना करें। यदि आपको कोई इस तरह का मैसेज आता है तो आप तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचित करें, साइबर सेल को सूचित करें। स्पेशली यदि किसी के साथ ऑलरेडी इस तरह की घटना हो चुकी हो तो वो क्या करें। सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर यही है कि आप घबराएं ना, आप अपने नजदीकी थाने में जाकर शिकायत करें। आपके पास जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हो, मोबाइल नंबर्स हो, पेमेंट आईडीज हो, उन सबको आप पुलिस के साथ में साझा करें। यदि किसी कारण से आप जा नहीं सकते हैं थाने तो आप साइबर सेल को रिपोर्ट करें। www.cybercrime.gov.in पर आप शिकायत कर सकते हैं। 1930 पर कॉल करके आप फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए सूचित कर सकते हैं। बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप अनजान सोर्सेज से आने वाली किसी भी तरह की लिंक पर आप क्लिक ना करें, क्योंकि जाहिर तौर पर जो फिशिंग लिंक्स होती हैं यदि आप उस पर क्लिक भी कर देते हैं तो भी आपके फोन पर काफी कुछ मैलिशियस इंस्टॉल होने का खतरा होता है, डायरेक्टली ऐप इंस्टॉलेशन होने का खतरा होता है, स्पाईवेयर आने का खतरा होता है। और यदि आपने वहां पर अपने पेमेंट की इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो निश्चित तौर पर आपके खाते की जानकारी चूंकि क्रिमिनल के पास पहुंच चुकी होती है तो वो निश्चित तौर पर मोनाली, एक सवाल मेरे मन में ये भी था, ज्यादातर हम देखते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ये ठगी के जो है काम किए जाते हैं, लोग ठगी का शिकार होते हैं, तो पेमेंट को हम किस तरीके से अपना सुरक्षित रखें? सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लोग अपने सेविंग्स अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट करने से बचिए। जो पेमेंट गेटवेज होते हैं जैसे यूपीआई है, पेटीएम है और भी अदर जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ब्रांच हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। डायरेक्टली खाते से अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पुट इन करके आप पेमेंट करने से बचिए। एक बहुत बड़ी लापरवाही लोग ये करते हैं कि किसी भी अननोन वेबसाइट से जाके वो प्रोडक्ट को सर्च करते हैं या परचेज करते हैं। लोगों से ये अपील है कि ट्रस्टेड ब्रांड्स एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही आप शॉपिंग करें। अगर हो पाए तो आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ अगर आपको किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है तो आप अपना प्लेटफॉर्म स्विच कर लें, बजाय कि पहले से पे करके आप डिलीवरी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। इसके भी अलावा एक जो बहुत जरूरी पॉइंट है, ये मेरी अपनी रिसर्च का एक पॉइंट है कि ज्यादातर लोग अपना पब्लिक कॉन्टैक्ट नंबर बैंक में रजिस्टर करवाते हैं। क्रिमिनल्स भी ये जानते हैं कि ओटीपी इसी नंबर पर आएगा और ओटीपी लेने के हजारों तरीके हैं जिसमें कई बार तो उनको पूछना भी नहीं पड़ता है। तो आप इस मुद्दे से ये समझें कि आपका जो पब्लिक नंबर है वो आप बैंक में रजिस्टर्ड ना करें, एक अलग नंबर बैंक में रजिस्टर्ड करें। और ईमेल एड्रेस भी, जो आपका कॉमन ईमेल आईडी है वो भी आप बैंक में रजिस्टर्ड ना रखें और उसके पासवर्ड्स को लगातार बदलते रहें। मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि लोग कई बार 6-6, 7-7 साल तक अपना एटीएम का पिन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पिन नहीं बदलते हैं। ये सबसे बड़ी लापरवाही में से एक है, ये बिल्कुल भी ना करें। आप कम से कम महीने में 1 से 2 बार या एटलीस्ट 2 से 3 महीने में कम से कम 2 बार अपने पासवर्ड जरूर बदलें। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपके साथ में कोई फ्रॉड परचेजिंग हुई है तो फिर उस समय पे भी सुरक्षा के लिए आपको अपने सारे आईडी पासवर्ड तो चलिए मोनाली, आपने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई कि किस तरीके से हमें सावधानियां बरतनी है। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। राव सर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राव सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि इस नेटवर्क की अगर बात की जाए तो इसके बारे में पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल की बात की जाए, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि समाज में अपराध बढ़ रहे हैं और अगर इतनी आसानी के साथ अगर हथियार सप्लाई हो रहे हैं तो ये वाकई में पुलिस के लिए भी और समाज के लिए भी चिंता का विषय। और एक सवाल ये भी खड़ा करता है कि समाज आखिर आपराधिक गतिविधियों की तरफ क्यों बढ़ रहा है? देखिए, वास्तव में चिंता का विषय है और इसका पता लगाना बहुत ही जरूरी है। और पुलिस के लिए तो आपने एक प्लेटर में एक समझिए कि आपने तस्तरी में एक सामान करके दे दिया। पुलिस को जल्द से जल्द इस नंबर के बारे में तलाश करनी चाहिए, चाहे वो साइबर ठगी है या चाहे वो आम सप्लायर है। दोनों पक्ष में ही पुलिस के तो बल्ले बल्ले है। पुलिस को अब इस नंबर से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिंक जितने भी और भी इस नंबर से जब खंगालेंगे, इसके नंबर के कॉन्टैक्ट्स को खंगालेंगे तो उनके साथियों के बारे में पता चलेगा और इससे अपराध को रोकने में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। आगे बहुत से ऐसे अपराध रुक जाएंगे। ये अगर आम सप्लाई करने वाले का ये नंबर है तो वेपन्स को जहां पर क्राइम में यूज होता है वो क्राइम कम हो जाएंगे। और अगर ये ठगी करने वाला है तो इस प्रकार से आम लोग जो बहुत जैसे अभी बता रही थी मिस गुहा की, किस प्रकार के लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं तो वो ठगी से बच सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़े थोड़े अमाउंट को ये करवा लेते हैं तो बहुत से लोग उस थोड़े अमाउंट के लिए कोई पुलिस में कंप्लेंट करना नहीं चाहते। मान लो 1500, 2000 या 4000 रुपए तक अगर किसी से ऐसे ठग लेते हैं और कोई वेपन सप्लाई नहीं करते हैं, एडवांस के तौर पर ले लेते हैं, तो वो लोग जो इतने छोटे अमाउंट के लिए पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे और वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, क्यों इन चक्रों में पड़ेंगे। तो ऐसे करके अगर ये दिन में कई लोगों से इसने थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेते हो तो उस प्रकार से एक ठगी करने का एक लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी है कि ज्यादा पैसा ना लो, थोड़ा पैसा लो तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं होती। ये भी इन लोगों को मालूम है। लेकिन ज्यादा इसमें संभावना ये लगती है क्योंकि जिस ढंग से बात हुई है उस ढंग से ये लग रहा है कि ये आम सप्लायर का एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट को
को खंगालना या उसको पता करना बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। और पुलिस जो ही इसका पता लगाने की, मैं समझता हूं कि आपकी न्यूज जाने के बाद में पुलिस ज्यादा सजग हो गई होगी, और अभी तक इन्होंने इनको जो भी है इनको पकड़ लेना चाहिए था, नहीं पकड़ा तो तुरंत पकड़कर इसकी कार्रवाई करें। और इसके और कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनके ऊपर सर्विलेंस लगाकर और आगे इसके लिए कार्रवाई करें, ताकि समय रहते बहुत से ज्यादा क्राइम होने से बचाया जा सकता है। बिल्कुल, उम्मीद हम भी करते हैं कि इस खबर को हमने जो प्रमुखता के साथ हम दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे में उन्हें सतर्क होने की भी जरूरत है। साथ ही साथ पुलिस की बात की जाए तो इस नेटवर्क को खंगालने की भी जरूरत है। नीलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए, जल्दी से नीलेश का भी रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए, जो बातचीत हमने सुनी उससे ये तो समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कि लंबे समय से वो यही काम कर रहा है, यानी कि इनका पूरा एक नेटवर्क है। और ऐसे में अब जरूरी हो जाता है, चूंकि अब ये खबर सामने निकल कर आ गई है, तो पुलिस जो है इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे। बिल्कुल, हमारी जो क्राइम एडिशनल एसपी हैं रायपुर की, उनसे भी बात हुई और इसके अलावा और भी अधिकारियों से बात हुई, तो उन लोग भी इस पर काम कर रहे हैं और हो सकता है बहुत जल्द इस पर कोई निर्णय भी हो जाए। क्योंकि शो से पहले भी हम चाह रहे थे कि वो अधिकारी हमारे साथ जुड़ जाएं, लेकिन उनके अपने कुछ कारण और जांच के विषय के कारण वो जुड़ नहीं पाए, तो उन लोग भी इस पे एक्शन ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक और सवाल है ऋतु, जिस पर एक सवाल जो मोनाली जी से मैं उसका जवाब समझना चाहूंगा दर्शकों के भी लिहाज से, कि क्या ऐसा भी संभव है कि कोई जो नंबर जिससे कि हमारी बात हुई है, जैसे हमारी टीम की जिससे बात हुई है, जो अपने आप को राहुल बता रहा है, क्या ऐसा संभव है जिस पर जो लिख के आ रहा था कि किसी का नंबर हैक कर लिया जाए? जैसे कि मैं नीलेश त्रिपाठी हूँ, नीलेश त्रिपाठी का नंबर हैक करके कोई थर्ड पर्सन ऑपरेट कर रहा हो, हैक करके, और कॉल नीलेश त्रिपाठी के नंबर पे जा रहा है, लेकिन उससे जो बातचीत हो रही है वो कोई और व्यक्ति कर रहा है। क्या साइबर ठगी के लिहाज से या इस तरह से जो क्राइम होते हैं, मैं मोनाली जी से समझना चाहूंगा कि ऐसा भी संभव है क्या इस सब्जेक्ट में? क्योंकि अगर कोई खुलेआम और एकदम आम तरीके से एकदम डील करने के लिए तैयार हो जाए आर्म्स का, और वो भी पहले ही कॉल में, तो ये भी एक शंका होता है कि क्या कोई ऐसा संभावना है। तो मैं वही जानना चाहूंगा मोनाली से इस मामले में, अगर टाइम हो हमारे पास तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीजें पॉसिबल होती हैं, इसके कई अलग अलग तरीके हैं। हालांकि मैं उन टर्म्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी टीवी पर, क्योंकि खबरें हर तरह के लोग सुनते हैं और वो आइडिया लेते हैं, फिर चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर निश्चित तौर पर यदि किसी एक व्यक्ति के नाम पर सिम है और सिम चालू है, और किसी जरिए से अगर उस सिम तक अपराधी किसी भी जरिए से पहुंच जाते हैं और उसकी कुछ सर्विसेज को डाइवर्ट कर लिया जाए, या उस सिम के लिए अवेलेबल कुछ और सर्विसेज को कहीं और एक्टिवेट कर लिया जाए ओटीपी वगैरह रिसीव करके, या उस ओनर की कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास लेकर, तो निश्चित तौर पर उस सिम के जरिए से किसी और पर्टिकुलर सुविधा के माध्यम से इस तरह से कार्य की। सभी जितने भी यूजर्स हैं, एक बार जरूर चेक करें कि उनके नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं, कितने कितने सिम कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी लापरवाही लोग ये करते हैं कि कई बार अपनी वो पुरानी सिम बंद कर देते हैं, या बंद हो जाती है, रिचार्ज नहीं डलवाते हैं और उसको वो पड़े रहने देते हैं, जबकि वो सिम कहीं और एक्टिवेट कोई करवा लेता है, फिर भी उन्हें लगता है कि वो सिम अभी भी इन्हीं के नाम पर है। कुछ लोगों की सिम बंद हो जाती है, लेकिन वो केवल व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहते हैं और बोलते हैं कि बस हम उसको कॉलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो अगर कोई यूजर इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं तो वो ना करें। दूसरी चीज ये है कि कई बार कॉल फॉरवर्डिंग भी होती है, और भी कुछ ऐसे यूएसएसडी कोड को डायल करके अदर मींस के माध्यम से सिम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजर्स को अपनी सेफ्टी के लिए वो जो भी टेलीकॉम सर्विस इस्तेमाल करते हैं, उन पर से वो जाकर इस तरह की सर्विसेज उनकी सिम पर एक्टिव हैं या नहीं है वो चेक करवा सकते हैं। आप अपने जैसे सपोज अगर आप एयरटेल के यूजर हैं या जियो के यूजर हैं, तो आप इनके ऑफिशियल ऐप में जाइए, वहां से कंज्यूमर केयर से संपर्क करने के जो भी ऑफिशियल नंबर होते हैं, आप उन पर कॉल करें, उनसे बातचीत करें और उनसे पूछें कि उनकी सिम पर कौन कौन सी सर्विसेज एक्टिव हैं और कौन कौन सी सुविधाएं अभी ली जा रही हैं। स्पेशली ये चेक करें कि कहीं कॉल फॉरवर्डिंग, एसएमएस फॉरवर्डिंग वगैरह तो एक्टिवेटेड नहीं है। यदि है तो उसको इमीडिएटली बंद करवाइए। दूसरी बात यह है कि उसी नंबर की कोई ई सिम जनरेटेड तो नहीं है, ये भी पड़ताल की जाए। तीसरा, लोग अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के पास अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस रजिस्टर नहीं करवाते हैं, जो कि उनको करवाना चाहिए, ताकि उनकी सिम से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी सर्विस एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन हो रहा है, उसकी जानकारी उनको ईमेल पर मिल पाए। तो ये वो जरूर करें। और एक बहुत बड़ी लापरवाही जो लगभग हर कोई करता है कि जो सिम आप इस्तेमाल अब नहीं कर रहे हैं, जिसमें आप रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं, उस नंबर का व्हाट्सएप भी आप इस्तेमाल ना करें, उसका भी व्हाट्सएप आप डिलीट कर दें। और अगर आप चलाना चाहते हैं तो प्रॉपर्ली रिचार्ज वगैरह एक्टिवेट करवा के ही इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सिम, तो याद से अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाकर या उनको आप एप्लीकेशन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से इन्फॉर्म करके वो सिम बंद करवा दीजिए।
ज्यादातर अपराधी कहीं ना कहीं इस तरह की सिम का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यदि आप अपना नेशनल आईडी प्रूफ ऐसे ही कोई भी छोटी मोटी प्राइवेट सर्विसेज के लिए शेयर कर देते हैं तो ये एक और अलर्ट है। स्पेशली आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि नॉर्मल चीजों में अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए शेयर ना करें। इस तरह का डेटा इस्तेमाल करके भी फर्जी सिम एक्टिवेट करवाई जाती चलिए है। मोनाली, और बड़ी उनके अच्छी माध्यम जानकारी आपने दी कि से किस किया तरीके जाता से है। हम ऑनलाइन ठगों से बच सकते हैं, किस तरीके की सावधानियां हमें रखनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप बता रही थी वाकई में हम चीज़ों पर हम कभी गौर नहीं करते, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया वाकई में हमें गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और चलिए जाते जाते आपको एक बार फिर से वो कन्वर्सेशन सुनाते हैं। एनडीटीवी की टीम ने जब उस नंबर पर कॉल किया, व्हाट्सएप के जरिए जब हेलो लिखा तो सामने से जवाब आया बोलो। कुछ ही देर में इस नंबर से व्हाट्सएप कॉल भी आया, आपको सुनवाते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलो। रायपुर में कुछ मिल पाएगा? हाँ, रायपुर में हो जाएगा। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या मिल जाएगा? कौन सा लेना है आपको? 9 वाला चाहिए, 12 चाहिए, 7 चाहिए? 7 का क्या रेट है? 7 का 11,500 है और अपना 12 बोली वाला 15,000 रुपए का है। तो 9 का आपका 14,000 रुपए का। अच्छा, माउजर वगैरह भी कुछ है क्या? हाँ, माउजर मिलेगा। तो माउजर का क्या रेट लगेगा? माउजर अपना 13,000 रुपए का लगेगा। 2 मैगजीन आएगा, 30 गोली मिलेगा। अच्छा, पेमेंट किस मोड पे लेंगे? पेमेंट मेरा तभी होगा जब सामान आ जाएगा, उसमें से आपको बुकिंग चार्ज जमा करना होगा। बुकिंग चार्ज कितना? बुकिंग चार्ज 1500 जमा है, बाकी कैश ऑन डिलीवरी होगा। अच्छा, और कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा? डिलीवरी कहाँ से बात कर रहे हो? रायपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा अच्छा, रायपुर में कल मिल जाएगा भाई, 11-12 बजे। अच्छा, कल एक ही दिन में डिलीवर हो जाता है? हाँ, मैं आपको तरफ से मैं सामान निकालेगा ना। मैं हाँ। बात तो यूपी से कर रहा हूँ, जहाँ से नहीं निकलेगा इधर से निकालेगा। अच्छा, एमपी से आप भेजते हैं ना? जी। अच्छा, मतलब है ठीक ठाक, मतलब ये सब ओरिजिनल ही है ना, मैन मेड ही है, मतलब एमपी में ही बनता है कि बाहर का है कहीं का? नहीं, हम ही खुद ही बनाता है इसको भाई साहब। अच्छा, आप खुद बनाते हैं? जी। तो मतलब इसमें कोई रिस्क तो नहीं है आपको, कहीं डिलीवर करने में आएंगे मुझे कोई रिस्क हो? दिक्कत नहीं होगा भाई, मेरा एक दिन का काम नहीं है जो भाई दिक्कत होगा। काफी दिन से कर रहा हूँ इसको मैं। अच्छा, तो और भी रायपुर में किसी और को भी सप्लाई किए क्या? रायपुर में मेरा कल भी गया था माल। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, मुझे अब अपना गूगल पे और फ़ोन पे दे दीजिए। फोन गूगल पे ऐसा करो। ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, गूगल पे ओपन करो, मैं गूगल का नंबर बताता हूँ ना। आप मुझे मैसेज कर दीजिए ना नंबर उसमें। रुको 1 मिनट, लाइन पे रहो ना। देखो डाल दिया है। आपने एड्रेस, अच्छा इसी नंबर पे ना? हाँ, इस इसी पे पे लोकेशन डालना होगा अपना। अच्छा, इसी में लोकेशन भी डालना होगा ना? ठीक है, जी, डन, जी। मैं करता हूँ। ओके।